बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के जी, ऑलवेज अवॉइड डबल पोजेशन। हमेशा किसी भी सेंटेंस में डबल पोजेशन को आपने अवॉइड करना है। अब डबल पोजेशन क्या होता है? पहले तो पोजेशन का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। पोजेशन का मीनिंग होता है मलकियत, मतलब कि किसी चीज़ की मलकियत। ठीक है, किसकी? किसी पर्सन की वो मलकियत है। ठीक है, मतलब पोजेशन दो दफ़ा नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आमनास पेन। ठीक है, आमना का पेन। पेन बेसिकली क्या है जी? एक पोजेशन है, एक मलकियत है। ठीक है, किसकी मलकियत है? आमनास, आमना की। ठीक है, अब हम हमेशा किसी की मलकियत शो करने के लिए, फ़र्ज़ करो कि आमना की है ना, ठीक है, तो हम एस ये लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ठीक है, ताकि पता चले कि ये जो पेन है ये किसकी मलकियत में, ये आमना की मलकियत में है। अब मैंने लिखा हुआ है कि डबल पोजेशन नहीं होनी चाहिए। पेन पोजेशन में आ गया। अब आमनास जोन सा है, ये एक पोजेसिव केस है। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। पेन क्या है? आपका पोजेशन। ठीक है, और आमनास यहाँ पर क्या है जी? पोजेसिव केस है। अब एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है मोहसिन्स। ठीक है, एक तो मैंने मोहसिन्स बोला, यहाँ पे एस लगाया। फिर अंकल्स, ठीक है, यहाँ पे एस लगाया। फिर आगे जी, फ्रेंड हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर अ मंथ। ठीक है, मतलब कि मोहसिन के अंकल का जो दोस्त है वो 1 महीने के लिए अब्रॉड गया, मतलब जा चुका है। ठीक है, अब अगर इस सेंटेंस में हम लोग देखें तो हमें डबल पोजेशन नज़र आएगी। एक तो मोहसिन्स, ठीक है, दूसरा अंकल्स। ठीक है, ये सेंटेंस आपका क्या होगा? रोंग होगा। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है पोजेशन और पोजेसिव केस का, अगर हम इनको हाईलाइट करें, यहाँ पे जो फ्रेंड है वो आपका क्या है जी? ये देखिए पोजेशन है। ठीक है, अंकल जोन से है वो आपका पोजेसिव केस है। मोहसिन है वो भी आपका यहाँ पर क्या है जी? पोजेसिव केस है। ठीक है, और रूल हमारा क्या है कि हमें डबल पोजेशन जोन से है वो नहीं यूज़ करना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको करेक्ट करेंगे। सिंगल पोजेशन हम किस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं? आप यहाँ पर लिख सकते हो द फ्रेंड ऑफ मोहसिन, मतलब कि जो फ्रेंड है उसको, मतलब जो पोजेशन है उसको आप सबसे पहले ले आए। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में सेंटेंस के लिए आए। तो क्या होगा? किस तरह लिखोगे? द फ्रेंड ऑफ मोहसिन्स। ठीक है, मोहसिन्स अंकल हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर अ मंथ। अब इसमें क्या हुआ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पोजेशन है और सिर्फ एक आपका पोजेसिव केस है। आपने इसमें दो पोजेसिव केस या दो पोजेशन यूज़ नहीं किए हैं। ठीक है, तो समटाइम हमें क्या होता है कि हम लोग अगर सेंटेंस लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें दो पोजेशन को डाल देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी गलत काउंट होगी। तो उस केस में आपने क्या करना है कि आप जो पोजेशन होगा, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसको आप लोग स्टार्ट में ले आए और उसके बाद आप लोग सिंपल पोजेसिव केस एक सिंगल लिखते हैं। क्लियर? ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है जी? रूल नंबर 6 है नो सूनर से रेलिवेंट। ठीक है, 3 यहाँ पर वर्ड्स होंगे, नो सूनर, हार्डली एंड स्कार्सली। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नो सूनर की। बेसिकली ये नो सूनर है क्या? ये बेसिकली एक कंजंक्शन है। हम इसको इसके बारे में बात करेंगे। ये हम बहुत सी जगह पर नो सूनर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नो सूनर बेसिकली क्या है? पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। No sooner is used to show that one thing happens immediately after another thing, मतलब कि कोई एक काम हो रहा है उसके फौरन बाद दूसरा काम हो रहा है, तो उस जगह पर हम लोग नो सूनर का यूज़ करेंगे। इट इज़ ऑफन यूज्ड विद दी पास्ट परफेक्ट। ठीक है, मोस्टली पास्ट परफेक्ट के केस में यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट जब भी आएगा जहन में इसका मतलब हैड यूज़ हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा सेंटेंस में। ठीक है, एंड यूजली फॉलोवर्ड बाय देन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नो सुनर के बाद अक्सर, ठीक है, अमूमन क्या आएगा? देन का यूज़ होगा। और ये वाला देन है, THAN, देन, ये वाला देन है। ठीक है, THEN वाला नहीं है, इसको भी याद रखना है। हम इंशाल्लाह एक रूल इन दोनों का भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना याद रखें कि हम THAN वाला देन यहाँ पर यूज़ करते हैं आफ्टर नो सूनर। ठीक है, यहाँ पर मतलब इस पैराग्राफ में 3 चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जब एक के बाद एक दूसरी चीज़ फ़ौरन से हो रही हो तब नो सूनर का यूज़ करना है। और नो सूनर जहाँ पर भी हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे उसके फ़ौरन बाद हम क्या यूज़ करेंगे? देन का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस में हम लोग नो सूनर का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक?
उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, वी हैड नो सूनर स्टार्टेड कुकिंग, अभी हमने कुकिंग स्टार्ट नहीं की थी, देन देयर वॉज अ पावर कट, कि मतलब पावर कट होगी और बिजली चली गई। ठीक है, कि देखो अभी एक काम स्टार्ट करना था बट किया नहीं, ठीक है, और उसकी फ़ौरन बाद क्या हुआ है जी, पावर पावर कट होगी और उसके बाद क्या जी, लाइट चली गई है। ठीक है, एक काम एक के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम, मतलब कि इमीडिएटली एक के बाद दूसरी चीज़ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है जी यहाँ पर एक रूल लिखा हुआ है, नो सूनर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलोवर्ड इमीडिएटली बाय अ वर्ब। ये भी एक रूल है। इस जो एग्जाम्पल है इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उससे पहले दो तीन रूल्स में और देख लेती हूँ। नो सूनर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलोवर्ड इमीडिएटली बाय अ वर्ब, मतलब इसके फौरन बाद क्या होगा, एक वर्ब लाजमी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाला एक रूल है, इट इज़ द नेगेटिव ऑफ एज सुन एज। ठीक है, हम लोग एज सुन एज यूज़ करते हैं ना, उसका नेगेटिव क्या है, नो सूनर। ठीक है, ये तीन रूल्स आपके सामने आ गए। अब दोबारा से हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैड नो सूनर स्टार्टेड, हमने क्या पढ़ा था कि नो सूनर के फौरन बाद क्या आएगा, एक वर्ब आएगा। ठीक है, ये रूल आपका क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, मतलब कि इमीडिएटली बाय अ वर्ब, मतलब इसके फौरन बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। फिर हमने क्या पढ़ा था जी, कुकिंग, देन देयर वाज अ पावर कट। ठीक है, मतलब फिर दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि देन जो है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, THAN, देन ये उसको फॉलो किया। ठीक है, फिर क्या है जी, एक के बाद दूसरी चीज़ हुई। ठीक है, तो तीन चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है जब भी आपने नो सुनर का यूज़ करना है। नो सुनर जिस भी सेंटेंस में आप लोग यूज़ करना चाहेंगे तो उसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब का यूज़ करना है, देन का यूज़ करना है, और एक के बाद दूसरी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं नो सुनर को यूज़ करने के। और नो सुनर है कि बेसिकली ये कंजक्शन है, और एज सून एज का ये नेगेटिव है। क्लियर, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे दो और वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नो सूनर आ गया, फिर उसके बाद हार्डली आ गया, फिर स्कार्सली आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे नो सूनर इज़ फॉलोवर्ड बाय देन, मतलब कि जब भी हम नो सूनर यूज़ करेंगे उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, देन का यूज़ करेंगे। जब भी हम हार्डली यूज़ करेंगे उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन का यूज़ करेंगे। जब भी हम स्कार्सली यूज़ करेंगे उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी रूल है, इनको आपने याद रखना है। सिर्फ नो सुनर के बाद देन यूज़ होगा, बाकी हार्डली स्कार्सली के बाद आप व्हेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्ज करो कोई सेंटेंस है उसमें आपने नो सुनर यूज़ किया। ठीक है, तो नो सुनर के बाद आप हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, नो सुनर से पहले ये सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आ सकता। सिंपल फार्मूला आपके सामने मैंने लिखा है, नो सुनर, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डेफिनेटली हैड यूज़ हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि के पास परफेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद देन यूज़ करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे नो सुनर यूज़ किया, दैट्स वाई यहाँ पर देन यूज़ होगा। ठीक है, ये एक फार्मूला है। बिल्कुल इसी तरह फ़र्ज़ करो कि अगर आपके सेंटेंस में हार्डली या स्कार्सली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में बी हैड आएगा। ठीक है, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैड लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे व्हेन आएगा। ठीक है, व्हेन क्यों आएगा, देन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये रूल है कि हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन लगना है, देन नहीं लगना। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लो कि पास्ट का ही सेंटेंस है। ठीक है, बट वो सिंपल एक पास्ट क्या है, ठीक है, वो परफेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हैड की जगह डिड लग जाएगा। ठीक है, अब डिड लगा है तो डेफिनेटली वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं आ सकती है क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हार्डली स्कार्सली यूज़ करोगे सेंटेंस में तो उस केस में भी आपने, अगर डिड का केस आ गया है, ठीक है, तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को चेंज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ले जाना है और बाकी चीज़ें वैसे ही आएगी। यहाँ पे व्हेन आ जाएगा और यहाँ पे देन आ जाएगा। क्लियर है ये फॉर्मूला? ठीक है, अब इसकी तरह एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास सामने एक एग्जांपल है, हमने यहाँ पे स्कार्सली को यूज़ किया। स्कार्सली हैड द टीचर सीन द स्टूडेंट व्हेन ही स्टार्टेड स्टडिंग। ठीक है, अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो स्कार्सली जो सा है ये हमने क्या यूज़ किया, अपने ये एक नेगेटिव है, मतलब जिस तरह कि मैंने कहा था ना कि एज सुन एज का नेगेटिव नो सुनर है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो स्कार्सली है ये भी नेगेटिव सेंस आपको दे रहा है। हैड बिल्कुल इस तरह फार्मूला की तरह। ठीक है, दी टीचर आपका एक सब्जेक्ट आ गया बिल्कुल फार्मूला की तरह। सीन आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है। ठीक है, उसके बाद है जी
दी स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट आ गया, व्हेन आपका ये व्हेन यूज़ होना ही होना है क्योंकि स्कार्सली यूज़ हुआ, ही स्टार्टेड स्टडिंग ये आपका एक दूसरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके सामने मैंने दिखा दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं एक और सेंटेंस आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नो सूनर का यूज़ किया हुआ है, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन, ठीक है। अभी वो पहुंचा ही नहीं था कि उसको कह दिया गया कि भाई वो लीव कर दे यहाँ से दोबारा से। तो यहाँ पर क्या जी, नो सूनर का यूज़ हुआ है, तो हैड का यूज़ हुआ, ठीक है। ही आपका सब्जेक्ट आ गया, अराइव आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, देन THEN वाला यहाँ पर देन का यूज़ हुआ। समटाइम ऐसे सेंटेंसेस भी बच्चे लिख देते हैं जहाँ पर वो देन को तो यूज़ करते हैं बट दे डिडंट नो द डिफरेंस बिटवीन देन, इस वाले ए वाले देन में और ई वाले देन में उनको डिफरेंस नहीं पता होता, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर एक बिग मिस्टेक कर दी हुई है कि देन तो लिखा है पर ई वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक है, इसको AN कर लेना है। बाकी ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन, ये दूसरा सेंटेंस यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो ये पूरा सेंटेंस आपके इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रूल था नो स्टूडेंट को यूज़ करने का, हार्डली और स्कार्सली को यूज़ करने का। क्लियर। रूल नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत सी बड़ी बड़ी गलतियों में इन्वॉल्व होता है रूल नंबर 7, ठीक है, क्योंकि बच्चे ये रूल बिल्कुल भी भूल जाते हैं। रूल नंबर 7 ये है नो प्रपोजिशन बिफोर एडवर्ब। ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि इससे नेक्स्ट जो मैं रूल पढ़ाऊंगी ना उसमें वो बच्चे ना कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 जो से बच्चे मतलब क्या कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो रूल नंबर 7 अगर अच्छी तरह समझ आ जाएगी ना तो रूल नंबर 8 भी इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो रूल नंबर 7 इसमें क्या है जी, रूल नंबर 7 है कि आपने जब भी आपने एडवर्ब यूज़ करना है आपने कभी भी उससे पहले प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करना। अब एडवर्ब क्या होता है, देखिए एडवर्ब आप वहाँ यूज़ करते हैं सेंटेंस में जब आपने अपने वर्ब को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। इसको याद रखना है। डिफरेंस फिर बता देती हूँ, एडवर्ब वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपने अपने वर्ब को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना होता है या फिर उसको डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। एडजेक्टिव भी यहाँ पे बता देती हूँ, एडजेक्टिव आप सेंटेंस में वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपने नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है या फिर आपने डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। इसको याद रखना क्योंकि इसको लेकर हम आगे वाला रूल भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर वो क्या क्या कह रहे हैं कि एडवर्ब से पहले आपने कभी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब एडवर्ब क्या होती है वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा मजीद हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एडवर्ब क्या होते हैं। किसी भी सेंटेंस में हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई के जवाब को एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। मतलब हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई के रिप्लाई को या इसके रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। मतलब वो कहाँ गया, ठीक है, कहाँ गया है जी, वेयर, ठीक है। अब वेयर का जो भी रिप्लाई होगा मैं कहूँगी कि भाई वो लाहौर गया, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसका एक एडवर्ब होगा, ठीक है। वो मैं सारी आपको एग्जांपल आगे बताती हूँ। तो ऐसे वर्ड्स, ठीक है, जो कि हाउ का रिप्लाई देंगे उनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ऐसे वर्ड जो कि वेयर का रिप्लाई देंगे उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जो व्हेन का रिप्लाई देंगे उनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे और जो वाई का रिप्लाई देंगे उनको हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल है जी, प्राइम मिनिस्टर वुड गो टू एवरीवेयर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, कि एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो प्राइम मिनिस्टर जा सकता है, अगर इतनी इतनी बात करूं आगे फ़ौरन मेरे ज़हन में आएगा कहाँ, ठीक है। मतलब मैं वेयर की बात करूंगी, मतलब मुझे वेयर का जवाब चाहिए। वेयर का जवाब यहाँ पर है जी एवरीवेयर, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो कहीं भी है ना ये मेरा क्या है जी, एडवर्ब है, ठीक है। तो अब ये तो फाइनल हो गया कि भाई ये जो है मेरा एडवर्ब है और ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, ठीक। अब रूल ये है कि इस एडवर्ब से पहले प्रपोजिशन नहीं लगाना। जब ये पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब है तो खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे पहले प्रपोजिशन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर टू जो सा ये एक प्रपोजिशन है ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगर मैं इस सेंटेंस को करेक्ट करके बोलूँ तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर वुड गो एवरीवेयर, ये आपका करेक्ट वर्जन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अगली हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी शुड वर्क विद केयरफुली, ठीक है। अब इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखें
कि केयरफुली यहाँ पर क्या है, मतलब वी शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए, ठीक है। फ़ौरन मेरे जहन में आएगा कैसे, कैसे काम करना चाहिए, केयरफुली, ठीक है। मतलब ये आपके पास हाउ का जवाब आया, ठीक है, मतलब कैसे, लाइक यहाँ पर मैंने कहा केयरफुली, ठीक है, तो केयरफुली आपका क्या जी, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये मेरे पास कंफर्म हो गया कि ये केयरफुली क्या जी, एक एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब से पहले क्या होगा, प्रपोजिशन नहीं आना चाहिए, विद एक प्रपोजिशन है तो नहीं आना चाहिए। अब इसको मैं ठीक करके बोलूँगी, वी शुड वर्क केयरफुली, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इन दो सेंटेंस को देखते हुए एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एवरीवेयर है और यहाँ पर केयरफुली है। अब हम लोग बहुत सी आपको इंग्लिश की ऐसे बुक्स मिलेंगी जहाँ पे लिखा होगा भाई एडवर्ब वो होता है, इसकी एक निशानी रखने के लिए कि एडवर्ब वो होता है जिसके एंड पे LYI, वो एडवर्ब है। पर यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रूव किया कि ये एवरीवेयर जो सा ये भी एक एडवर्ब है, बट इसके एंड पे LY तो नहीं है। सिमिलरली केयरफुली अगर मैं देखूँ तो इसके एंड पर LY है, बट ये भी एक एडवर्ब है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो वर्ड जिसके एंड पे LY हो वो एडवर्ब ही होगा। आगे रूल जो हम पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसे रूल्स होंगे जिसके एंड पर, जिस वर्ड के एंड पर LY होगा वो एडजेक्टिव काउंट होगा, एडवर्ब नहीं होगा। तो सिर्फ इस रूल पर नहीं रहना, बच्चे इस रूल पर रहते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने तो ये पढ़ा था कि वर्ड के एंड पे LY होगा तो वो एडवर्ब होगा। नहीं, सिर्फ इस रूल पे नहीं रहना, बहुत सी जगह पर ये रूल गलत काउंट हो जाता है, ठीक है। ये जो मैंने बोला इसको समझ आइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट रेन्ड। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये देखो यहाँ पे शुड यूज़ हुआ ना, शुड क्या है जी, आपका एक मॉडल वर्ब है। ये बात याद रखनी है, ये भी इसको नोट डाउन आप कर लीजिए कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा जो वर्ब यूज़ होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये एक रूल है कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की जो भी फॉर्म यूज़ होगी वो फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ये मॉडल वर्ब है, इसलिए ये जो वर्ब की यहाँ पे फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म है। वर्क एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अच्छा, उसके बाद रूल एग्जाम्पल नंबर 3, इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग। अब ये आपके सामने ईडियम्स लिखे हुए हैं भाई। कैट्स एंड डॉग होता है कि बड़ी हेवीली बारिश हुई है, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ इट रेन्ड, बारिश हुई, लाइक कैसी बारिश हुई। अगेन ये जो मतलब मेरे में कैसी आई है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हाउ का मुझे जवाब मिलेगा, ठीक है। हेवीली कैट्स एंड डॉग मतलब कि हेवीली हुई है, तो ये जो कैट्स एंड डॉग है ये आपका क्या है, एडवर्ब यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस एडवर्ब से पहले क्या होगा, आपका प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। लाइक यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन है, तो आप यहाँ पे सिंपल करोगे इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग, ये आपका सही होगा, ठीक है। तो अगैन यहाँ पर देखो कैट्स एंड डॉग, यहाँ पे कोई भी LY यूज नहीं हुआ, तो ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट है जी, अच्छा मैंने नीचे बाकी के बाकी सारे मैंने ईडियम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ताकि समटाइम ईडियम्स भी आपको लिखने पड़ेंगे अपने ब्लॉग्स में, अपने एग्ज़ाम्स में, तो उस केस में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि ईडियम्स में, फ्रेजेस में भी आपको पता हो कि ग्रामर का जो सही सेंस है वो क्या बनेगी, ठीक है। दे फाउट विद टूथ एंड नेल, मतलब उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी स्ट्रगल से उन्होंने क्या किया जी, वो लड़े हैं, ठीक है। अब इस केस में दे फाउट विद, वो लड़े हैं कैसे, अगैन कैसे का मुझे जो रिप्लाई मिलेगा वो क्या होगा, मेरा एडवर्ब होगा। तो टूथ एंड नेल यहाँ पे क्या जी आपका एडवर्ब है, और इससे पहले क्या होगा, आपका प्रपोजिशन नहीं आना चाहिए, विद यहाँ पर क्या जी आपका प्रपोजिशन है। इसको ख़त्म कर दूँ तो दे फाउट टूथ एंड नेल, ये आपका सही वर्जन हो जाएगा। देन है जी शी वर्कड विद हार्ट एंड सोल, ठीक है, उसने काम किया, कैसे काम किया, अगैन कैसे का रिप्लाई जो होगा वो आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। हार्ट एंड सोल, बड़ी मेहनत से उसने काम किया, ठीक है, तो ये हार्ट एंड सोल आपका क्या है जी, एडवर्ब है, और इससे पहले विद यूज नहीं होगा, तो ये वाला आपका विद यूज नहीं होगा। तो दे फाउट, सॉरी, ये वाला विद यूज नहीं होगा, ही शी वर्कड, ही वर्कड विद को निकाल देंगे तो ही वर्कड हार्ट एंड सोल आ जाएगा। फिर उसके बाद है जी, दे विल लीव दिस सिटी विद बैग एंड बैगेज, मतलब वो अपने सारे सामान के साथ उन्होंने इस शहर को छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर इस केस में हम लोग देखें तो इस केस में है जी, दे अगर हम देखें तो ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, विल आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, लीव आपका मेन वर्ब आ जाएगा, दिस सिटी आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा,
विद आपका प्रपोजिशन आ जाएगा, बैग एंड बैगेज आपका क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो आपका प्रपोजिशन है इसको आपने निकाल देना है। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, दे विल लीव दिस सिटी बैग एंड बैगेज। ठीक है, तो ये आपके सामने एग्जांपल्स थी कुछ के आपने एडवर्ब से पहले प्रपोजिशन का यूज नहीं करना। क्लियर, एनी क्वेश्चन? एक मिनट समा रुको। अच्छा, एक काम आपने ये करना है कि जो भी रूल्स मैं आपको डेली पढ़ाती हूँ, ठीक है, रूल्स हम लोग कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। 100 रूल्स ऑफ ग्रामर तो मैंने आप लोगों को लाजमी करवानी है, क्योंकि और 100 रूल्स ऑफ ग्रामर जो कि आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए एट द एंड ऑफ दिस सेशन। और काम आपने ये करना है कि रोज़ के जो रूल्स आप कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस तो आपने करनी ही करनी है, उसके साथ साथ जो प्रीवियस रूल्स होंगे उनको आप डेली की डेली रिकॉल करते रहेंगे, अदरवाइज़ आपको वो रूल भूल जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगले याद होते जाएंगे, पिछले भूलते जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होना ग्रामर पढ़ने का। तो इसलिए उनको डेली आपने रिकॉल करना है। और डेली का जो भी आपका टेस्ट हुआ करेगा ना, उसमें आपने जब भी एक सेंटेंस लिखना है तो उसमें आपने हर सेंटेंस में जो प्रीवियस रूल्स पढ़े होंगे उनको भी अप्लाई करना है और जो नए रूल्स पढ़े होंगे उनको भी अप्लाई करना है, फिर ही आपकी ग्रिप आएगी ग्रामर पर। अच्छा, अब रूल नंबर हमारे पास है जी 8। रूल नंबर 8 पढ़ने से पहले जो रूल नंबर 7 पढ़ाया उसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, वहाँ पे मैंने बोला था कि अच्छा, वहाँ पे मैंने बोला था कि कहा जाता है कि ऐसे वर्ड जिनके एंड पे एल वाई आज आएगा वो एडवर्ब होगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने ये सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके एंड पे क्या है जी, एल वाई है, लेकिन ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, ये एडवर्ब नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई एडजेक्टिव वो होता है जिसके एंड पे एल वाई आता है, नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। जैसे कि देखो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं जी, मिजरली, कवार्डली, स्लोवनली, फादरली, फ्रेंडली, अर्थली, लाइवली। अच्छा, उसामा, अगर ये मीटिंग जो सी है ख़त्म हो जाए तो आपने सेम लिंक से रिजॉइन करना है, क्योंकि जूम की टाइमिंग इतनी होती है। अच्छा, लाइवली, ऑर्डरली, ये सारे मैंने आप लोगों के सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली एडजेक्टिव हैं, ये आपके एडवर्ब नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि ठीक है, मान लिया कि हर वर्ड के एंड पे एल वाई यूज़ होगा तो वो एडवर्ब नहीं होगा, वो एडजेक्टिव होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये एडवर्ब है ये एडजेक्टिव है, वो हम देख लेते हैं। उससे पहले एक रूल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सम टाइम एक सेंटेंस में जब प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो या तो एडजेक्टिव के तौर पर आएगा या एडवर्ब के तौर पर आएगा। इसको लिख लो, मैंने बोला है कि प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो या तो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन है उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है वो या तो एडजेक्टिव के तौर पर आएगा वो या फिर एडवर्ब के तौर पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों के ज़हनों में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने अभी तो बोला था कि एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर आप बात कर रही हैं कि प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात को इस तरह से प्रूव करूँगी कि प्रेपोजिशन के बाद उस केस में एडवर्ब आ सकते हैं जब वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो तब आप यूज़ कर सकते हैं एडवर्ब को। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे बात होगी आपकी सिक्स सेंस की। ठीक है, आपने सिक्स सेंस अपनी अगेन उसको यूज़ करना है यहाँ पर कि कहाँ पर आप एडवर्ब का यूज़ करेंगे, कहाँ पर आप एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन के बाद। ठीक है, अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी शुड नॉट एक्ट कोवार्डली, हमें कोवार्डली एक्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देखो, वी आपका क्या सब्जेक्ट है, शुड आपका क्या जी मॉडल वर्ब है, और नोट नेगेटिव है। ठीक है, एक्ट आपका क्या जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अगेन जो मैंने पीछे एक रूल बताया था कि हमेशा शुड के फ़ौरन बाद जो वर्ब आएगा वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो क्वार्डली है वो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको इससे पिछले वाले रूल में बताया था कि अगर हम देखें हमें काम करना चाहिए कैसे काम, यहाँ पे जी हमें एक्ट करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, क्वार्डली। ठीक है, ये जो एक्ट है ये आपका क्या है जी, यहाँ पर आपका वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए आपने इसके बाद जो वर्ड यूज़ करना है वो आपने एडवर्ब यूज़ करना है, आपने एडजेक्टिव यूज़ नहीं करना। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्ट को एक्सप्लेन करना है ना, तो इसके बाद आपने एडजेक्टिव लगा दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि क्वार्डली क्या जी एक एडजेक्टिव है।
तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि इस क्वाडली को ख़त्म करके आपने एडवर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन वर्ड हमें क्वाडली ही चाहिए, तो आप किस तरह यूज़ कर सकते हो? आप इसको करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। क्वाडली को ख़त्म करके आप लिख सकते हो वी शुड एक्ट लाइक अ क्वाडली मैनर। अगर आप इस तरह लिखोगे ना क्वाडली मैनर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक एडवर्ब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सॉरी इन क्वाडली मैनर, इन आपका क्या प्रपोजिशन है और इसके बाद आपका क्या आ रहा है जी, एडवर्ब आ रहा है। यहाँ पे जो एडवर्ब है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रूल था कि भाई प्रपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो एज एन एडजेक्टिव या फिर एज एन एडवर्ब यूज़ हो सकता है, वो भी आपका रूल यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि प्रपोजिशन के बाद यहाँ पर जो एडवर्ब आया है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन? ही ट्रीट्स हर फ्रेंडली, ठीक है, उसने उसको फ्रेंडली ट्रीट किया। अब यहाँ पे ट्रीट्स क्या है, ट्रीट करना क्या है जी, एक वर्ब है, ठीक है। फ्रेंडली यहाँ पर क्या है जी, एडजेक्टिव है। ये पूरा पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास वर्ब आ रहा है तो वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो आपका एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ आपके नाउन को और प्रोनाउन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एडवर्ब वर्ब को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगेन मुझे इसको चेंज करना है, फ्रेंडली को मुझे किस तरह लिखना है, मुझे फ्रेंडली को लिखना है जी लाइक आ फ्रेंड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ फ्रेंड बेसिकली क्या है जी, आपका ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्ब है, ठीक है। एक दोस्त की तरह उसने उसको ट्रीट किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक नोट, अच्छा इसको इस नोट को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही फेस्ड ऑल द चैलेंजेस मैनली, ठीक है, मतलब उसने मर्दाना तो या मर्दों की तरह उसने मतलब कि सारे चैलेंजेस को फेस किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन उसने फेस किया, ये एक वर्ब है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक वर्ब चाहिए, बट यहाँ पे मैनली अगेन आपका क्या है जी, जैसे वुमनली आपका एडजेक्टिव है, इस तरह मैनली भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैनली है ये आपका यहाँ पे रॉन्ग काउंट होगा, तो आप क्या करोगे, इसको ठीक कैसे करोगे, ही फेस्ड ऑल द चैलेंजेस लाइक अ मैन, ठीक है। उसने एक मर्द की तरह सारे चैलेंजेस को फेस किया। यहाँ पे मैन जो से आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह हम, ठीक है, इतनी एग्जाम्पल्स इनफ है। अब हम इस नोट को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि डेली, वीकली, मंथली, अर्ली, टाइमली, ईयरली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब के तौर पर भी एक्ट करते हैं और एडजेक्टिव के तौर पर भी एक्ट करते हैं। वर्ड सेम है, ठीक है। मतलब डेली, हम देखो डेली ऐसा वर्ड है जो हम बहुत यूज़ करते हैं, ईयरली ऐसा वर्ड है जो हम बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने किस सेंटेंस में इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करना है या एज एन एडवर्ब यूज़ होगा, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने क्या है जी, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी दे कंडक्ट अ टेस्ट वीकली, ठीक है, उन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट किया वीकली, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें, कंडक्ट करना क्या है, वर्ब है। अगर ये वर्ब है इसका मतलब है कि इसके बाद जो वीकली आया है तो वो कैसे यूज़ हो रहा है, एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। ये हमें पता चल गया। बिल्कुल इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज़ अ वीकली टेस्ट, ये एक वीकली टेस्ट है। वर्ड यहाँ पे भी वीकली है, वर्ड यहाँ पे भी वीकली है, लेकिन यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। कैसे, क्या है जी, इट इज़ अ वीकली टेस्ट। अगर मैं टेस्ट को देखूँ तो टेस्ट क्या जी, एक नाउन है, ठीक है। नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर जो वीकली है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। क्लियर, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर मंथली इनकम, ठीक है। इनकम क्या होता है, आपका एक नाउन है, ठीक है। अब नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्लियर, ये था जी आपका रूल नंबर 8 जो कि हो गया कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं जी रूल नंबर 9 को। रूल नंबर 9 क्या है जी, रूल नंबर 9 कल भी मैंने आपको आइदर नाइदर पढ़ाया था। आइदर, आइदर का मतलब क्या होता है, दो से सॉरी दो में से एक, ठीक है। और नाइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई भी नहीं। इसको याद रखना है आपने। आइदर का मतलब होता है दो में से एक और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। एवरी और ईच का मतलब होता है सब, ठीक। अच्छा, अब रूल क्या है, रूल ये है कि हमेशा ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ठीक है, इन चारों के बाद आप हमेशा
सिंगुलर वर्ब और एडजेक्टिव का यूज़ करोगे, ठीक है। वर्ब और एडजेक्टिव आप सिंगुलर यूज़ करोगे, ठीक। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इन चारों के बाद जहाँ पर भी सेंटेंस में ईच यूज़ होगा या आइदर यूज़ होगा या नाइदर यूज़ होगा या एवरी यूज़ होगा, इनके बाद अगर वर्ब यूज़ करें हैं तो वो सिंगुलर यूज़ होगा, या अगर एडजेक्टिव यूज़ करें हैं आप तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है। पहले हम इसको बताते हैं, उसके बाद फिर दूसरी बात करेंगे। ईच स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम। इस केस में अगर आप लोग देखो, ईच स्टूडेंट, ठीक है, इज़ प्रिपेयरिंग, अब यहाँ पे प्रिपेयर करना ये एक सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ मैं यूज़ तो इज़ कर रही हूँ, सॉरी ईच कर रही हूँ, मतलब सबके लिए। तो फिर मैं यहाँ पर इज़ क्यों लगा रही हूँ भाई? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ईच के बाद आपने हमेशा जो वर्ब या एडजेक्टिव यूज़ करना है वो आपने सिंगुलर यूज़ करना है। अब अगर वर्ब सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले मैं इज़ ही यूज़ करूँगी, आर यूज़ तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वर्ब जो है वो सिंगल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखो नीचे वाली एग्जांपल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर कंपटीशन, ठीक है। अगेन यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गया है, लेकिन मुझे नाउन को मद्देनजर नहीं रखना, मुझे यहाँ पे किसको जहन में रखना है, मुझे वर्ब को रखना है कि वर्ब चाहे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा हैं, इसके बाद मुझे आर नहीं लगाना, मैं लगा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो मैं प्रिपेयरिंग, जो मैं वर्ब यूज़ कर रही हूँ वो मेरा सिंगुलर में मैंने यूज़ करना है, इसलिए मैं वर्ब को देखते हुए इज़ यूज़ करूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग ज़्यादा लोगों की बात करते हैं बट उसके बाद भी सेंटेंसेस में इज़ लगा होता है, तो बच्चे कहते हैं ये तो रॉन्ग है। नहीं भाई, ये एक रूल है कि अगर आप ईच यूज़ कर रहे हो, एक सेकेंड मैं दोबारा बताती हूँ, रिकॉर्डिंग मिस हो गई थी। अच्छा, ये रूल है जी, ईच के फ़ौरन बाद अगर नाउन आएगा, फ़ौरन बाद मतलब उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब ये वो नहीं आएगा। ईच के फ़ौरन बाद किसी सेंटेंस में अगर नाउन यूज़ होगा तो वो आपका सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। लेकिन अगर ईच के फ़ौरन बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ठीक है, जैसे कि ऑफ दी आ गया है, तो उसके बाद जो नाउन यूज़ होगा वो प्लूरल यूज़ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्हीं एग्जांपल्स में मैं आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ पर ये आपने ईच यूज़ किया, इसके फ़ौरन बाद डायरेक्टली क्या आया, स्टूडेंट आया। स्टूडेंट क्या जी, एक नाउन है, ठीक है। तो अगर इसके डायरेक्टली मतलब नाउन आया तो उस वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा, जैसे कि स्टूडेंट एक सिंगुलर नाउन आया, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे वाली एग्जांपल देखें, यहाँ पर ईच यूज़ हुआ लेकिन उसके बाद ऑफ दी आया, फिर उसके बाद आएगा नाउन, तो मतलब ऑफ दी के बाद नाउन आया, तो यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट होगा वो स्टूडेंट्स लाइक प्लूरल वो यूज़ होगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा हाँ जी, बस आज का लेक्चर यही है, बाकी हम लोग रूल्स नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे।